जय हिंद स्टूडेंट्स। साइंस के ऑल सिलेबस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि धातुओं को किस प्रकार से हम निष्कर्षण कर सकते हैं। जो चरण प्रथम था उसके अंदर हमने देखा था कि धातुओं को किस प्रकार से हम अयस्कों से अलग कर सकते हैं, अयस्कों को अलग कर सकते हैं। और सेकेंड चरण में हमने देखा जो धातु होती है ना, उनके रिएक्टिविटी के आधार पर उनको अलग करना पड़ता है। इसी प्रकार से धातु जो होते हैं, मेटल जो होते हैं ना, उनकी रिएक्टिविटी अलग होती है और उनको अलग अलग करने के लिए उनको बहुत सारे मेथड उपयोग करने पड़ते हैं। उनको अलग करने के लिए बहुत सारी विधियां उपयोग करनी पड़ती है। उन्हीं विधियों में हमने देखा था कि 3 प्रकार की विधियां देखी थी, जिसके अंदर जो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उनको अलग करने के लिए हमने देखा विद्युत अपघटनी विधि। उसके बाद मध्यम जो क्रियाशील है, जो वो मीडियम साइज की रिएक्टिविटी रखते हैं, उनको अलग करने के लिए 2 विधियां देखने के लिए बोला था कि निस्तापन और भर्जन पढ़ेंगे। और एक बहुत ही लोअर यानी बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, उनको अलग करने के लिए भी हमने देखा था कि किस प्रकार से उनको अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये इस प्रकार की जो मेथड है ना, ये उपयोग होता है हाईली रिएक्टिव, जैसे कि क्यों ना कम मांगे। इस प्रकार के जो ये तत्व है ना, एटम है ना, जैसे कि आपको ये शब्द बोले मैंने, क्यों ना मांगे, कम मांगे, आलू फीके पड़े हैं, ऐसा कुछ एक ट्रिक है जो कि याद करने की है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसको आप हमने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये इनकी बात करते हैं, इनको अलग करने के लिए इनको बहुत सारी विधियां उपयोग में की जाती है, परंतु उनसे ये अलग नहीं होते हैं। ये बिल्कुल खचरे आदमी है, इनको अलग करने के लिए बहुत ही अलग स्पेशल विधि का उपयोग किया जाता है और उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी विधि। क्या नाम है? विद्युत अपघटनी विधि। तो इस विधि के द्वारा इनको अलग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ऊपर आते हैं, रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा है, तो इनको अलग करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दो दो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको सेल के अंदर, यानी यहाँ पर एक पात्र लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, एक इसमें सॉल्यूशन डालते हैं। इनका जो ये होता है ना, ये लवण के रूप में होता है। ये किसके रूप में होते हैं? साल्ट के रूप में होते हैं। ये स्वतंत्र रहते ही नहीं है, ये साल्ट के रूप में होते हैं। उस साल्ट का क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, इनके अंदर भर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन इनको अलग करने के लिए। ये सॉल्यूशन किसका मान लेते हैं अपन? NaCl का। किसका? NaCl का, है ना। तो इसमें से अपने को अगर Na को अलग करना है, सोडियम को, सोडियम धातु निकालनी है अपने को, तो इनको विद्युत अपघटनी विधि से अपन काम में ले सकते हैं और अलग कर सकते हैं। इसके लिए करेंगे अपन कि इसमें ये डाल दिया सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, एक तो है कैथोड और एक है एनोड। अब यहाँ पर क्या होगा, Na और ये है Cl, ये माइनस है और ये Na प्लस। इस प्रकार से आयनों में टूट जाएंगे। क्या करेंगे? आयनों में टूट जाएंगे। तो ये जो कैथोड वाला भाग है, इसमें क्या होंगे, सारे के सारे इधर Na आकर इन पर व्यवस्थित हो जाएंगे। सारे के सारे Na प्लस यहाँ पे आके जम जाएंगे और Cl वाले इधर हो जाएंगे। तो हम इनको इस प्रकार से विधि से अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत अपघटनी विधि से आप किस प्रकार के धातुओं को अलग कर सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से समझाइए। तो आप इस प्रकार का जो चित्र है ना, डायग्राम है, वो बनाकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट विधि है उसको समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, अब देखते हैं कम क्रियाशील, यानी अभी जो हमने पहले देखा था उसमें देखा था कि जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है उनको अलग करने के लिए हमने विद्युत अपघटनी विधि उपयोग की थी। अब देखते हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं उनके लिए कौन सी विधि उपयोग में की जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे बीच में जो मध्यम क्रियाशील है उनके लिए देखेंगे। तो हमने देखा था कि जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके लिए विद्युत अपघटनी विधि उपयोग की जाती है। और उसमें 2 चीज आपको नोट करनी है। क्या नोट करनी है? एक जो कैथोड होता है, कैथोड, कैथोड में सदैव क्या चीज आती है, वहां पर धातु आती है। जैसे कि वहां पर Na प्लस आया था, हमने देखा था। Na प्लस क्या है? एक धातु है जिसका निष्कर्षण कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। कहाँ पे होता है? कैथोड पर। और एनोड पर क्या चीज आती है? एनोड पर गैस आती है, क्लोरीन, या फिर जो भी बचा हुआ है, जैसे क्लोरीन आई थी वहां पर क्लोरीन Cl माइनस, जो कि एक गैस के रूप में बनकर फॉर्मेशन उसका उड़ जाता है। उसके बाद में ये निर्माण हो जाता है, अपने पास धातु आ जाती है। अब समझते हैं किस प्रकार से हम जो कम क्रियाशील धातु है
बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है उनको हम अलग करेंगे। किस प्रकार से उनको अलग करेंगे, फिर हम इसके बाद में देखेंगे मध्यम क्रियाशील धातुओं के बारे में। यहाँ पर जो कम क्रियाशील धातु है उनको पहले वो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, उन सल्फाइड फॉर्म को बहुत ज़्यादा गर्म करके ऑक्साइड फॉर्म में लाना पड़ता है। ऑक्साइड फॉर्म में लाने के बाद ये थोड़ा इजी हो जाते हैं अलग होने में, क्योंकि सल्फाइड फॉर्म को अलग तो हम कर नहीं सकते हैं, उसके लिए अपने को पहले ऑक्साइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ऑक्साइड फॉर्म में लाने के लिए हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें इनको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद में ये बन जाएंगे ऑक्साइड फॉर्म में, यानी मेटल ऑक्साइड, या फिर इसको आप कह सकते हो मरकरी ऑक्साइड। यहाँ पर मरकरी सल्फाइड या फिर पारा सल्फाइड है, और फिर यहाँ पर पारा ऑक्साइड बन गया। इसके बाद में ये जो पारा ऑक्साइड है, इस मरकरी सल्फाइड ऑक्साइड को क्या करते हैं और गर्म करते हैं, तब ये क्या निकलता है, ये निकलती है मरकरी। या फिर इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं, जो बहुत ही कम रिएक्टिव धातु होते हैं उनको अलग करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मरकरी ऑक्साइड हो गया, और इस मरकरी ऑक्साइड को किससे अलग कर लिया हमने, मरकरी, ऑक्सीजन अलग कर दिया मरकरी से। तो यहाँ पर हमारा जो धातु है वो हमारा प्राप्त हो गया है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दो लाइनें याद रखनी है आपको। पहली लाइन तो ये, जो कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव धातु होते हैं, वो क्या करते हैं, सल्फाइड रूप में रहते हैं, सल्फाइड फॉर्म में रहते हैं, और उनको पहले ऑक्साइड रूप में परिवर्तन किया जाता है, धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, उसके बाद में ही उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे का। चलो अब पढ़ने वाले हैं अपना जो लास्ट वाला जो बच गया है, मध्यम क्रियाशील वाले जो धातु है उनको अलग कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उन धातुओं को अलग करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया था। उसके बाद में पढ़ा था जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं वो होते हैं ना, वो सल्फाइड के रूप में रहते हैं, तो उनको ऑक्साइड के रूप में बदलना पड़ता है, उसके बाद में उनको अलग करते हैं। वो विधि भी हमने पढ़ ली थी। अब पढ़ते हैं जो मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं, जो बीच के होते हैं ना धातु, उनको अलग कैसे करते हैं। इनको भी अलग करने के लिए ये विधि का उपयोग किया जाता है। और वहां पर जो हमारे जो ये धातु है ना, ये मिलते हैं अपने को दो चीजों में। एक तो मिलते हैं सल्फाइड के अयस्क में मिलते हैं, ये सल्फाइड के रूप में मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ जिंक सल्फेट। ठीक है, और इसी प्रकार से ये मिलते हैं एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में। कार्बोनेट में जैसे कि जिंक कार्बोनेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके रूप में ये मिलते हैं, पृथ्वी से यहाँ से मिलते हैं। तो अब इनको क्या करना, अपने को इस जिंक को अलग करना है। तो यहाँ पर जिंक को अलग करने के लिए अपने को पहले ही इनको बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, अब ये सल्फाइड है ना, इन दोनों को ऑक्साइड रूप में बदलना पड़ेगा। किसके रूप में बदलना पड़ेगा, ऑक्साइड रूप में। ये जो दोनों हैं, ये जो कार्बोनेट है इनको भी ऑक्साइड रूप में, और ये है ना इनको भी ऑक्साइड रूप में बदलना पड़ेगा। तो अपना एक ही टारगेट है कि ये सल्फाइड और जो कार्बोनेट अयस्क है इनको ऑक्साइड के रूप में बदलना है। तो इनको बदलने के लिए जो अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कोई ये सल्फाइड अयस्क है, इनको अलग करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है बर्जन। क्या नाम है, बर्जन। बर्जन विधि से इनको सल्फाइड को ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जिंक सल्फाइड, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ देखो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा उपस्थिति में यहाँ पर बहुत अधिक तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब हमें जिंक ऑक्साइड यानी ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। जब ये ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो गया तो इनको हम इजी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, जिंक को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, और कार्बोनेट के रूप में जो पाए जाते हैं उनको अलग करने के लिए काम में ली जाती है निस्तापन विधि। यहाँ पर ये दोनों विधियाँ बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये विधि कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड के रूप में बदलने में काम लेती है। उस विधि को क्या कहते हैं, निस्तापन विधि या निस्तापन विधि कहते हैं। इस विधि से अलग करने के लिए हमें जिंक कार्बोनेट को यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, या बहुत ही अल्प, बहुत कम उपस्थिति है। तो यहाँ पर बिना उपस्थिति में ऑक्सीजन के इनको गर्म किया जाता है, और जब गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। हमारा टारगेट था ऑक्साइड के रूप में लाना। तो यहाँ पर हमारे ऑक्साइड के रूप में हमारे दोनों जो धातु है वो कार्बोनेट सल्फाइड रूप से और कार्बोनेट रूप से किसके रूप में आ गए, ऑक्साइड के रूप में आ गए। तो हम इनको इजी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अब इनको अलग करने के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा वो मेथड, जिससे कि अब ये क्या
चलो बच्चों, यहाँ तक हमने देख लिया था कि किस प्रकार से जो सल्फाइड आयस क्या है वो वर्जन से ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जो कार्बोनेट आयस क्या है वो निस्तापन विधि से ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्म में तो आ गए, यहाँ पर धातु ऑक्साइड में तो बदल गए, पर अब जो ये धातु ऑक्साइड है इनमें से ये ऑक्सीजन है, इनको निकालना है। और इनको निकालने के लिए हम एक चीज काम में लेते हैं, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर इनको कहते हैं अपचायक। क्या कहते हैं? अपचायक। अब ये अपचायक कौन होते हैं? अपचायक इस प्रकार के एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को बोलते हैं कि मेरे साथ आ जा, इस जिंक के पास तेरे लिए कुछ नहीं रखा है, इसको फ्री होने दे, क्योंकि ये जिंक है, ये धातु है, ये काम की है, इन लोगों को काम आएगी, तो तुम साथ से अलग हो जा। तो इनको अलग करने के लिए काम में लेते हैं कौन? अपचायक। और अपचायक कौन? कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या H2 हो गया। ठीक है, अब इनसे अलग कैसे करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, परंतु आप वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको बहुत फायदा होगा। देखो, जिंक ऑक्साइड जो है ना, जैसे कि ZnO है, इससे अगर मान लो इनमें से कोई भी ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, कार्बन ले लिया हमने, तो कार्बन कन्वर्ट होकर ये क्या निकालेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले तो निकालेगा जिंक, पहले तो निकालेगा जिंक, इसके बाद में और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर हमने H2 लिया तो वही क्रिया होगी जिंक ऑक्साइड के साथ, और H2 ये क्या करेगा? जिंक निकालेगा, इसके साथ में ये H2 इसके रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो क्लियरली जो धातु थी वो हमें प्राप्त हो गई। तो आपको ये तो पता चल गया कि किस प्रकार से जो मेटल होते हैं उन मेटल को अलग अलग करने के लिए हम इन विधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके जो अगले वीडियो होगा उसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे भर्जन और एक पढ़ेंगे निस्तापन। इन दोनों के बीच में डिटेल से अंतर पढ़ेंगे कि इनका जो अंतर है ना वो है क्या है, मेजर इनका अंतर क्या है, क्योंकि ये अंतर काफ़ी टाइम आपको पूछा जाता है, और किस प्रकार से इनका अंतर होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंट होता है इन दोनों में, वो चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कम से कम एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।